एग्रोजेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जेट 2024 का पेपर आज हो चुका है और आज अपन बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का जो एनालिसिस करते हैं बायोलॉजी के का, उसमें जो 25 के समथिंग जो क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है और 5 क्वेश्चन बहुत हार्ड है और कुछ क्वेश्चंस जो बाकी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं वो लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलें देखते हैं क्या बहुत पेपर कैसा है क्या है। पहला सवाल देखें, जैव नियंत्रण एजेंट्स जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासियोडर्स का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सीधी सीधी बात है, शिकार करके या परजीवी करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, अगला क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल, सेकंड सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी में, यानी कि ये बायोटेक्नोलॉजी से सवाल पूछा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो जीन लाइब्रेरी है उसका उद्देश्य क्या है? निर्जीव वस्तुओं की भौतिक जानकारी संग्रहित करना? नहीं भाई, निर्जीव के लिए तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ट्रांसजेनिक जीवों का उत्पादन करना? नहीं, ये भी नहीं है। डीएनए अणुओं की संरचना का अध्ययन करना? ये भी नहीं है। क्लोनिंग और विश्लेषण के लिए डीएनए टुकड़ों का संग्रह संचित करना। फॉर जो आपका ऑप्शन है वो इसका उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर फलों की खपत के माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं होता है? यानी कि बीजों का जो फैलाव है वो करने में शामिल नहीं है। जो पक्षी तो है भाई, नहीं है, पूछा नहीं, पक्षी है, कीट है, स्तनधारी है, लेकिन मछली जो है वो नहीं है। सीधा सीधा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की बात करें भाई, नेक्स्ट अगले सवाल क्या कहता है? 4 नंबर सवाल कहता है कि जो आपका लाइकेन है, क्या है भाई? लाइकेन। लाइकेन प्रदूषण का संकेत देते हैं। लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन किससे बनते हैं आप सबको पता है? शैवाल और कवक मिलकर, यानी कि शैवाल और कवक मिलकर, शैवाल प्लस कवक मिलकर क्या बनाते हैं भाई? लाइकेन। जो लाइकेन होते हैं वो लाइकेन किसका संकेत देते हैं? प्रदूषण का। जहां, यानी कि जो SO2 सीधा सीधा है, SO2 जहां होगा वह लाइकेन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब करने में किस प्रकार योगदान करते हैं? जो दीमक होती है वो लकड़ी के एक बॉक्स ढांचा है, उसको कैसे नुकसान पहुंचाती है उसकी बात करें तो लकड़ी में सेलुलोज का उपयोग करके वो इसको नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, अगले सवाल की बात करते हैं अपन। अगला सवाल क्या कहता है? 6 नंबर सवाल कहता है, 6 नंबर क्या सवाल कहता है? प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट संलयन है उसका जो करने के लिए उसका उपयोग करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? सॉरी, उसका कौन से रसायन का उपयोग? ये सीधा सीधा है, यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला क्या 7वां सवाल क्या कहता है? 7वां सवाल कहता है कि उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के, यानी कि पहली बात ये प्रश्न कहां से आया है? ये प्रदूषण वाले चैप्टर से आया है। रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय के निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि क्या है? यानी कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उनको लंबे समय तक के लिए मिटा देना यहां से, उसके लिए क्या है? तो वो भूमि क्या है? यानी कि वो भूमिगत भंडारों में गहन भूवैज्ञानिक निपटान है। जो 2 नंबर ऑप्शन होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सैंडीपिड्स जो वर्ग चिलोपोडा में आते हैं, कृषि में मुख्य रूप से किस कारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं? किस कारण उपयोग माने जाते हैं? यानी कि वो माने जाते हैं कीटों का शिकार करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। 3 नंबर जो सवाल होगा 8वें का तो तीसरा होगा वो सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है?
जनन वाला चैप्टर से अगला सवाल पूछा गया है कि शुक्राणु कोशिका परिपक्वता और भंडारण की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से कहाँ होती है। कहने का मतलब है कि जो शुक्राणु हैं वो सबसे पहले परिपक्व कहाँ होंगे और वो उनका भंडार, उनका संग्रह कहाँ पर होगा, कहाँ होगा उसका संग्रह। तो वो सीधी सी बात है, एपिडिडमिस के अंदर जो क्या होगा उसका भंडार, परिपक्व होंगे वो सबसे पहले और उसका भंडारण भी होगा। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कॉकरोच की श्वसन प्रणाली मुख्य रूप से सम्मिलित है, यानी कि कॉकरोच होता है वो श्वसन किससे करता है, तो श्वसनी नलिकाओं के द्वारा जो करता है, यानी कि इसमें 10वें में जो उत्तर होगा वो 3 नंबर उत्तर होगा। अगले बात करते हैं, अगला देखो बहुत इजी सवाल, सीधा सीधा सवाल पूछा है, ब्लड वाले चैप्टर से पूछा है कि रक्त प्रकार AB को सामान्य प्राप्तकर्ता माना जाता है क्योंकि इस रक्त प्रकार के व्यक्ति में क्या होता है, और सीधी सीधी बात है A और B दोनों एंटीजन इसके अंदर होते हैं। जो 11वें में 3 नंबर जो उत्तर होगा वो सही होगा। अगला नेक्स्ट सवाल करते हैं, 12वां सवाल क्या कहता है भाई, बारहवां सवाल क्या कहता है, 12वां सवाल कहता है किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए की जाती है जिसका उपयोग रस्सियां और कपड़ा बनाने में किया जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी खेती है जो लंबे समय तक, यानी कि मुख्य रूप से मजबूत और टिकाऊ होती है, लंबे समय तक होती है और जिसका उपयोग रस्सियां और कपड़े बनाने में किया जाता है, तो वो होगी सन हेम्प। 2 नंबर उत्तर होगा वो सही होगा, दूसरे में 2 नंबर। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल देखते हैं भाई क्या कहता है। 13वां सवाल, तेरहवें सवाल में देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिलेखन और अनुवाद होता है, यानी कि प्रतिलेखन और अनुवाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां पर होता है। सीधी सीधी बात है, एक साथ साइटोप्लाज्म में होता है। जो 13वें का जो उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा, यानी कि कहां होगा भाई, एक साथ साइटोप्लाज्म में होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, 14वें सवाल की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है। हर बार प्रश्न आता है ये, इस बार थोड़ा क्या किया गया है, इस प्रश्न को उल्टा पूछा है, यानी कि इस बार जिम्नोस्पर्म को पहले दे दिया और एंजियोस्पर्म को बाद में दे दिया, बस यही कहानी है इसकी। तो देखो क्या क्या होता है इसमें, प्रजनन के लिए फूल होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब। फल के अंदर बीजों का होना, बिल्कुल होते हैं। पानी के परिपक्वन के लिए नलियों का उपस्थित होना, बिल्कुल होता है भाई। प्रजनन के लिए शंखों का उत्पादन होना, यह नहीं होता है। और 14वें का जो उत्तर होगा वो 4 नंबर उत्तर होगा, यानी कि प्रजनन के लिए शंखों का उत्पादन नहीं उत्पादन। अगला सवाल देखते हैं, देखो मॉन्ट्रियल समझौते का उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना था, यानी कि एक समझौता था मॉन्ट्रियल, उसका क्या उद्देश्य था, किसके लिए वो समझौता था, वो ओजोन परत की कमी के लिए एक समझौता था, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा 15वें का। अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, 16वां सवाल देखते हैं, सूक्ष्म जीवों वाले से आया है, जूलॉजी का सवाल है। अगला, केंचुओं में एक विशेष मांसपेशी संरचना होती है जिसे कहा जाता है जो उन्हें मिट्टी में चलने में मदद करती है, यानी कि केंचुए की एक ऐसी मांसपेशी होती है जो उसके चलने में, उसके गमन में, और वो भी कहाँ, प्रश्न पूछ रहा है कि मिट्टी में कहाँ कैसे चलता है, उसकी मांसपेशी का नाम बताना है, तो वो होती है सेट। कौन सी होती है, सेट। अगला सवाल 17वां सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन करता है, यानी कि जो कृषि है उसके अंदर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग जो होता है वो संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन है, कौन करता है, वो सीधा सीधा है, समय के साथ फसल की पैदावार में जो हो जाती है वो कमी हो जाती है। 2 नंबर जो उत्तर होगा वो सही होगा, यानी कि 17वें में ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आपका आंसर है।
नेक्स्ट 18वां सवाल देखते हैं पादप, ये हार्मोन से सवाल है। नेक्स्ट सवाल जो पादप हार्मोन से लिया गया है कि शीर्ष प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शीर्ष प्रभाविता को नियंत्रित करता है, और वो सबको पता है आपको, वो होगा सीधा ऑप्शन है 1 नंबर, यानी कि ऑक्सीन जो है हार्मोन वो उसको शीर्ष प्रभाविता को नियंत्रित करता है। अगला देखें सवाल नंबर 19वां सवाल नंबर क्या कहता है कि भाई जो यूकैरियोटिक कोशिका का साइटोस्केलेटन किससे बना होता है? साइटोस्केलेटन मतलब कंकाल, ये जो किससे बना होता है कंकाल, उसकी बात करते हैं। वो सीधा है माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से बना होता है। 19वें में 1 नंबर होगा, उत्तर सही होगा आपका। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 20वां सवाल क्या कहता है? 20वां सवाल कहता है इटाई की विषाक्तता के कारण, इटाई एक रोग है, उसकी विषाक्तता के कारण होते हैं। क्या कारण है कि इसकी वजह से इटाई एक रोग होता है? वो होता है भाई साहब कैडमियम की कारण होता है, कैडमियम की कमी के कारण होता है। अगला देखते हैं 21वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला श्वसन उत्पादन नहीं है, यानी कि जो श्वास लेने के बाद में उत्पादन नहीं करते हैं, उसका छोड़ते नहीं है, उत्पादन नहीं करते हैं, वो कौन सा है? ग्लूकोज श्वास के बाद बनता है, वसा बनता है, प्रोटीन बनता है, यानी कि जो ऑक्सीन होगा वो नहीं होगा, यानी कि जो सही उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। कौन सा? ऑक्सीजन। 21वें में ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा, वो नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं 22वां सवाल है पौधों में रस के आरोहण का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? यह बॉटनी का सवाल है, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है भाई। क्या कहता है ये कि पौधों में रस के आरोहण मतलब उसका ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया, सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि उसकी खींचने की सही प्रक्रिया कौन सी है? कि जाइलम, फ्लोएम और स्टोमेटा नहीं साहब, ये नहीं होगा। फ्लोएम, जाइलम, जड़ बाल नहीं साहब, ये भी नहीं है। जाइलम, स्टोमेटा, जड़ बाल, ये भी नहीं है। जड़ बाल, जाइलम और पत्तियां, यानी कि जड़ बाल किसे कहते हैं? मूल रोम को जड़ बाल इसने कहा है कि जड़ बाल के द्वारा मूल रोम के पास, और मूल रोम से कहां जाता है? वो जाइलम के पास, और जाइलम से पत्तियों के पास जाता है। और ये आपका जो उत्तर होगा वो सही होगा, यानी कि जड़ बाल, जाइलम और पत्तियां, इसका एक क्रम होगा। ये जल के साथ में खनिज लवणों का अवशोषण होने का एक क्रम है भाई। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23वां सवाल क्या कहता है? 23वां सवाल कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई 23वां सवाल भी, कि अनुवाद प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की क्या भूमिका होती है? वो सीधी बात है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाना की भूमिका इसकी होती है, यानी कि अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना होता इसका काम है भाई। अगला सवाल देखते हैं। 2 विविध हेट्रोजाइगस मटर की मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड, यानी कि एक संकरण क्रोश मोनोहाइब्रिड में XY दोनों हेट्रोजाइगस मटरों के बीच में परिणामी अनुपात क्या होगा? और आप सबको पता है परिणामी अनुपात होगा 3:1 होगा। एकदम इजी सवाल, और सीधा उठाया बंदे ने, कहीं अंदरूनी नहीं गया इसके अंदर, सीधा सवाल पूछा कि क्या जो आता है लक्षण प्ररूप, वो क्या आता है? वो 3:1 आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, 25वें सवाल की बात करेंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सवाल आया है और सीधा पूछा है। और यह सवाल जो पूछा है वो कहां से पूछा है भाई? पारिस्थितिकी से, इकोलॉजी से सवाल पूछा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड में किस स्तर पर आमतौर पर सबसे अधिक बायोमास होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो किसके पास होती है? वो होती है उत्पादक के पास होती है। जैसे पेड़ है, पेड़ से दूसरे के पास जाएगा, तो उत्पादक जो होगा उसके पास बायोमास जो होगा वो सबसे अधिक होगा। सीधा 1 नंबर जो 25वें में 1 नंबर उत्तर होगा वो सही होगा आपका। अगला देखें, ब्लड वाले चैप्टर से आया, रक्त ऊतक का
मैट्रिक्स निम्नलिखित से बना होता है, यानी कि जो रक्त है उसका सबसे ज्यादा आधात्री भाग है वो किससे बना होता है? क्या वो प्लाज्मा से बना होता है? क्या वो लिम्फोसाइट से बना होता है? क्या वो इरिथ्रोसाइट से बना होता है? क्या वो ल्यूकोसाइट से बना होता है? तो सीधी सी बात है, वो प्लाज्मा से बना होता है। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है प्यारे बच्चों? जल की मात्रा होती है, यानी कि 90% इसके अंदर क्या होती है? जल की मात्रा होती है। ये आपका उत्तर है, वो प्लाज्मा होगा, वो उत्तर सही होगा। कौन सा? 1 नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां सवाल है भाई। 27वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो विटामिन होते हैं वो होते हैं प्यारे बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होते हैं जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल्स विटामिन और एक होते हैं कौन से? वसा में घुलनशील, यानी कि जो लिपिड्स में जो घुलनशील है, सॉल्युबल है वो विटामिन, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करूं तो ये 4 होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई होता है। और पानी में घुलनशील विटामिन की बात करूं मैं तो पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन सी और एक होता है विटामिन बी। सी और बी बात करता हूं मैं। बी होता है जो विटामिन, एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यानी कि एक जटिल विटामिन है। क्या है? एक जटिल विटामिन है और ये कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए, सीधी सी बात है, विटामिन ए तो भाई पानी में घुलनशील है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। विटामिन डी नहीं भाई, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील विटामिन है। बात करूं विटामिन ई की तो विटामिन ई भी नहीं, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B12 है, यानी कि साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ये जो साइनोकोबालामिन होता है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन होता है। जो इसका उत्तर, जो 27वें का उत्तर होगा वो 4 नंबर आपका आंसर होगा, यानी कि फॉर विटामिन B12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वें सवाल की बात करते हैं भाई। 28वां सवाल क्या कहता है? चले देखते हैं 28वां सवाल क्या कहता है। न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो मैंने आपको बताया, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, अपन ने कक्षा के अंदर जो प्रश्न कर रहे थे, एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मैंने 2 बार ये आपको क्वेश्चंस करवाया था और सीधा सीधा देखो प्रश्न आया है। क्या कहता है? न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल होता है प्यारे बच्चों? तो सीधी सी बात है आरआरएनए, और आरआरएनए अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो राइबोसोमल आरएनए। तो ये बंदा क्या कर रहा है? ये तो भाई साहब किताब में प्रश्न दोनों ऑप्शन दे रहा है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए भी दे रहा है और आरआरएनए भी दे रहा है। तो सीधा सीधा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 28वें में 2 नंबर ऑप्शन। 29वां सवाल देखते हैं, यानी कि ये आया टिश्यू कल्चर, यानी कि उत्तक संवर्धन। टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन, अंग्रेजी का वर्ड दे रहा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में किसे माना जाता है? वो जी हैबरलैंड को माना जाता है। सीधी सी बात है, हैबरलैंड इसका उत्तर होगा, जी हैबरलैंड। टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन का जनक जो है वो किसे माना जाता है? वो जी हैबरलैंड, यानी कि इसका उत्तर होगा वो 3 नंबर उत्तर होगा। बात करते हैं साहब की इसकी 30वें सवाल की बात करते हैं, यानी कि ये मधुमक्खी वाले चैप्टर से सवाल पूछा और मैंने आपको कहा था कि एक सवाल जरूर आपके मधुमक्खी से आएगा, एक सवाल आपके विटामिन से आएगा और एक सवाल आपके टिश्यू कल्चर से आएगा। तीनों से फॉलो हो रहे हैं। चलते हैं 30वें सवाल में क्या कहता है। शहद उत्पादन के अलावा, यानी कि एक जो मधुमक्खी होती है वो शहद उत्पादन भी करती है, मोम उत्पादन भी करती है, तो बात तो पता है आपको। यानी कि अलावा मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का उपयोग, जो मोम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है साहब, जिसमें शामिल है अब कपड़ा बनाने में, निर्माण में और
ऑटोमोटिव इनमें तो नहीं होता है, वो होता है आपका फार्मास्यूटिकल में होता है। यानी कि जो 30वां सवाल होगा उसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा, वो सही होगा आपके। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 31वें सवाल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। 31वां सवाल क्या कहता है, बहुत ही गजब का सवाल है। यांत्रिक रोग प्रबंधन उपयोग में शामिल है, क्या शामिल है? संक्रमित पौधों के अंशों को हटा देना। ये यांत्रिक है, सीधा सीधा सवाल पूछा है भाई। अगला देखें, स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान डायफ्राम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत लेवल का सवाल, श्वसन वाले चैप्टर से आया और मैंने बहुत सबसे पहली लाइन लिखाई कि जो श्वसन की क्रिया करते हैं, निश्वसन की क्रिया करते हैं, ये श्वसन को अंदर लेते हैं। जो डायफ्राम होता है जो फेफड़ों के नीचे, एक तनुपट भी बोलते हैं जिसको, डायफ्राम एक इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसको तनुपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तनुपट बोलते हैं। ये जो तनुपट होता है वो कैसा हो जाता है? ये गुम्मदाकार होता है, ऐसे गुम्मदे के जैसे होता है, गुम्मदाकार होता है, गुम्मद के आकार का होता है और इसके ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं? आपके फेफड़े लगे हुए रहते हैं। जो ही अपन निश्वसन करेंगे, यानी कि स्तनधारी श्वास की प्रक्रिया, जो श्वास लेंगे तो जो ये होगा डायफ्राम, वो क्या हो जाएगा? नीचे जब जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा और चपटा हो जाएगा, सिकुड़ के चपटा हो जाएगा, जिसके इसका आयतन जो होगा, फेफड़ों का आयतन, वक्ष भाग का आयतन, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान डायफ्राम कैसा हो जाता है? सीधा सीधा देखा, लिखा हुआ है सिकुड़ता और चपटा हो जाता है। यानी कि जो 32वें में उत्तर होगा वो 1 नंबर उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिकुड़ता है और चपटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, मतलब 32 क्वेश्चन हुए, 33वें क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। क्या कहता है 33वां सवाल? ये कह रहा था, यानी कि 2 जीवों की एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया है, या क्रम की जगह आप गण काम में ले सकते हैं। गण 2 जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया है, उसके लिए एक ही जीन्स के जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषता साझा करते हैं। जो उत्तर होगा वो आपका 2 नंबर होगा, यानी कि 33वें में जो उत्तर होगा, एक ही जीन्स के जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषता साझा रखते हैं। ओके, 34वां सवाल देखते हैं। प्लेंटीहेलिमेंथिस फाइलम की विशेषता है, गोल होते हैं। देखो भाई, सीधा गोल, अरे नहीं भाई, कहां से गोल होते? चपटे होते हैं वो तो। जोड़ेदार अंशों की मौजूदगी नहीं साहब। समतांत्रिकता के साथ पतला होते हैं, फीते गर्मी जैसे शरीर वाला होता है, यानी कि जो उत्तर होगा वो 3 नंबर सीधा सीधा, यानी कि प्लेंटीहेलिमेंथिस से पूछा गया है। ये जो संघ है ना, उनसे सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल देखते हैं, 35वां सवाल क्या कहता है। ये तो भाई सेल बायोलॉजी से सवाल पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। यानी कि गोल्जी उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि गोल्जी का जो होता है, गोल्जी बॉडी, और जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने करी थी। किसकी? गोल्जी काय की खोज कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने करी थी। उसकी भूमिका किसके अंदर होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो किसके अंदर होती है? प्रोटीन संश्लेषण में होती है भाई, लिपिड संश्लेषण में होती है। लेकिन तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि प्रोटीन और लिपिड संशोधन के लिए भी होती है। उनको अलग अलग करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए और पैकेजिंग करने के लिए, यानी कि ग्लाइकोलाइडेशन के लिए भी की जाती है इसका उपयोगिता। यानी कि जो उत्तर होगा महत्वपूर्ण भूमिका वो होगा इसका जो 3, प्रोटीन और लिपिडों के संशोधन, वर्गीकरण और पैकेजिंग के लिए इसकी क्या होगी? भूमिका होगी किसकी? गोल्जी काय की। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 36वां सवाल क्या कहता है कि बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार का पत्ती संशोधन मौजूद होता है, जहां पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है। यानी कि जो बबूल होता है उसका पेड़, उसके ऊपर जो सूल होती है, सूल जैसी संरचना होती है, जहां पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि एक आंतरिक भाग होता है, बाह्य भाग होता है, और आंतरिक भाग और बाह्य भाग में बदल जाते हैं। वो होता है कौन सा? फाइलोड। उत्तर क्या होगा आपका? फाइलोड होगा। बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार की पत्ती संशोधन मौजूद होता है, जब पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है, जिसका उत्तर होगा फाइलोड। यानी कि क्या होगा? 1 नंबर उत्तर होगा, वो सही होगा इसका। 36वें में 1 नंबर। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल 37वें सवाल की बात करते हैं। भाई बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है, यानी कि ये भी बॉटनी का सवाल है। यानी कि पौधों में अनुभागीय जड़ों, यानी कि जो अपस्थानिक जड़ है,
जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्तक है। यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें अपस्थानिक जड़ें निकलती है, जो जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, उनको निकालने के लिए कौन सा उत्तक जो है वो उत्तरदायी है, प्रश्न पूछ रहा है। उत्तक स्थित होता है, वो होता है पेरिसाइकिल। जो उत्तक होता है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है, स्थित होता है। उसके द्वारा क्या निकलती है, अनुभागीय जड़ें निकलती है। अगला सवाल देखते हैं, रूट नॉट रोग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेदार है? रूट नॉट एक प्रकार का बैंगन का रोग है। किसका रोग है भाई? एक प्रकार का बैंगन का रोग है। ये बैंगन के अंदर होता है। रूट नॉट उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेवार है? वो होता है मेलोइडोगाइन जो होता है वो जिम्मेवार इसके लिए सूत्रकृमि होता है। नेक्स्ट सवाल 39वें सवाल की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से, नेक्स्ट 39वें नंबर सवाल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। और 39वां सवाल क्या कहता है? 39वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि के लिए सीमित करने वाले कारक के रूप में नहीं माना जाता है? यानी कि ये कोई जनसंख्या है, उसको सीमित करना है, रोकना है, उसके लिए कारक है वो जिम्मेदार नहीं है। इन कारकों में वो कौन सा है? तो भाई शिकार कर दो, मार दो तो जनसंख्या सीमित हो जाएगी, कहीं की रोकनी है तो ये हो सकता है भाई। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन जो होगा वो भी करके एक दूसरे से मतलब रोक ही सकते हैं, बट थोड़ी है रोग भी होगा, कोई डिजीज होगी तो मृत्यु हो जाएगी और जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है भाई, उससे भी रुक सकती है। संसाधनों की प्रचुरता, अगर संसाधनों की प्रचुरता है तो वो कहां से होगी? तो कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? तो संसाधनों की प्रचुरता है, वो नहीं है कारक। यानी कि 39वें में जो सही उत्तर होगा वो संसाधनों की प्रचुरता होगा। अगला नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 40वां लास्ट सवाल आपका कहता है, और ये नेक्स्ट सवाल आया है आपके जूलॉजी से और जनन वाले चैप्टर से। यानी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? यानी कि गर्भाशय के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी के समय जो बच्चेदानी होती है उसका जो परत होती है उसको बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो आपका जिम्मेवार होता है। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेवार होता है। यानी कि 40वें में जो उत्तर होगा वो 2 नंबर उत्तर होगा। और ये आपका बायोलॉजी का जो पेपर हुआ वो सोल्व हुआ, और उम्मीद है मुझे कि आप सबका बहुत ही बढ़िया पेपर गया होगा, और बेस्ट ऑफ लक आप सब।